अनादि टीवी के खास कार्यक्रम मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। आज बात कानून से लगेगी लगाम पर। किसी भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाता है, लेकिन कानून बनने के बाद अपराध पर कितनी लगाम लगती है? क्या अपराधी कानून के डर से अपराध करना बंद कर देते हैं? नहीं, कानून बनने के बाद भी अपराध और अपराधियों पर लगाम लगती दिखाई नहीं देती। क्या लव जिहाद कानून आने के बाद लव जिहाद के मामले खत्म हो गए? क्या धर्मांतरण का कानून आने से लोगों में धर्मांतरण करना बंद कर दिया? नहीं, अपराध अभी भी उसी गति से हो रहे हैं, सामने भी आ रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश सरकार जहरीली और नकली शराब पर कानून लाने की तैयारी में है, जिसके लिए बाकायदा एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम ने गृह विभाग को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इस ड्राफ्ट को मंगलवार को यानी कि 3 अगस्त को कैबिनेट में पेश किया जाएगा और कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद उसे विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा। लेकिन क्या कानून बनने के बाद अवैध और नकली शराब पर लगाम लग जाएगी? क्या जहरीली शराब पीने से मौतों के मामले आने बंद हो जाएंगे? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब ब्रांडेड शराब भी नकली आने लगी है। इंदौर के 2 बार में संचालकों ने ज्यादा कमाई के लिए अवैध रूप से सस्ती शराब खरीद ली। इसमें ब्रांड रॉयल स्टैग के नाम से अवैध और जहरीली शराब बनाकर बेची गई, जिसका सेवन करने से इंदौर में 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग अभी भी बीमार होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। एक युवक की आंखों की रोशनी जा चुकी है। मंदसौर, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर में नकली शराब के मामले सामने आने के बाद अब राज्य सरकार शराब पर सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका एक ड्राफ्ट मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा जा सकता है, जिसमें शराब के अवैध कारोबार करने पर कड़ी सजा का प्रस्ताव होगा। साथ ही सरकार दूसरे राज्यों से आ रहे अवैध शराब की रोकथाम के लिए संबंधित राज्यों से भी बात करेगी। अगर डिस्टिलरीज भी नियम के खिलाफ काम करेगी तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में इंदौर पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नकली शराब का उपयोग ना करें और पुलिस को जानकारी दें। इस प्रकार का लॉट जो भी स्थानीय स्तर पर किसी ने मिलावटी बनाया है, वो किसी और के घर भी पहुंच सकता है, किसी और के बार में भी हो सकता है। कृपया उसका उपयोग ना करें। जिससे उन्होंने ली है कृपया करके वो उसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। उनका नाम गुप्त रखेंगे और ऐसे सभी अवैध शराब के कारोबारियों जो जीवन को संकट में डालते हैं उनको नेस्तनाबूद कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ अवैध शराब के मामले में सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। साथ ही राज्य के आबकारी मंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का धंधा बहुत बड़ी पैमाने पर चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार अवैध शराब पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी और शराब माफियाओं के बीच साठगांठ होने का भी आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के सभी आरोपों पर पलटवार करती नजर आ रही है। स्वागत योग्य है निश्चित रूप से। जो समाज को दीमक की तरह चाट रहे हों, ऐसे द्रोहियों के खिलाफ हमको कानून सख्त बनाना चाहिए और उनको दंडित करने के लिए भी कड़े प्रावधान करना चाहिए। मैं शिवराज जी के इस कदम की बहुत सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने कभी भी जो अपराधी तत्व सक्रिय होते हैं उनके खिलाफ उन्होंने कभी भी कठोरता से काम करने में कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा। हमेशा बाकी की तुलना में उनका एक्शन बहुत फास्ट और तेज होता है। पिछले 15 महीनों में प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। मंदसौर में 23 जुलाई और उसके बाद इंदौर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए और शायद ये कानून मानसून सत्र में पेश भी कर दिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पैसे की लालच और कितनी जाने लेगी, क्योंकि देशी शराब के बाद
अब ब्रांडेड शराब का नकली निकलना कहीं ना कहीं शराब के शौकीनों की परेशानी बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाथ टीवी। आपदा प्रबंधन की बैठक में दूसरे राज्यों से आ रही अवैध शराब की रोकथाम के लिए सिलसिले में चर्चा हुई। इस संबंध में तय किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार संबंधित राज्यों से इस विषय पर बात करेगी। अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए अन्य राज्यों की सीमा से सटे जिलों में सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है। साथ ही कानून का ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। तो कानून से लगेगी लगाम पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से राजपाल सिंह सिसोदिया और कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सिसोदिया जी आपसे, क्या कानून से लगाम लगेगी अवैध शराब पर, और अब तक जो कानून था आपके पास वो क्या पर्याप्त नहीं था? देखिए, अपराध को रोकने के लिए कानून का ही सहारा लेना पड़ता है। अपराधियों को दंडित करने के लिए सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होती है। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में जो आबकारी अधिनियम है, उस आबकारी अधिनियम के कई सारे तकनीकी बिंदुओं का लाभ इस प्रकार के जो माफिया है, जो अवैध तरीके से नकली और शराब बनाने का काम करते हैं, नकली और जहरीली शराब के माध्यम से वो समाज के अंदर जहर परोसने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि कई बार उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हुआ है। पिछले दिनों आप देखेंगे कि कुछ घटनाएं हुई, उन घटनाओं के तत्काल बाद में जो आरोपी लोग हैं वो रासुका सहित कई सारे कड़े दंड के प्रावधानों के तहत जेल में गए। परंतु आबकारी अधिनियम के अंदर जो पेचीदगियां, उन पेचीदगियों का तकनीकी रूप से न्यायालय में फायदा उठाकर वे लोग बरी होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो वो तकनीकी तौर पर जो कमजोरियां हैं उनको किस प्रकार से कड़ा और कठोर तरीके से बदला जाए, इस दिशा में काम करने का काम हमारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। उसको लेकर एक नया बिल आ रहा है जिसके अंदर ये आबकारी अधिनियम में कठोर कार्रवाई करने के प्रावधान हो, संपत्तियां राजसात करने के अधिकार हो, मालिक जो लोग रहते हैं डिस्टिलरी या तमाम फैक्ट्रियों के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो उसमें प्रावधान हो। ऐसे कई सारे सिसोदिया जी, अभी भी तो प्रावधान थे, और क्या जो 50 मौतें पहले हो चुकी थी और आगे की मौतों का इंतजार कर रहे थे, क्या पहले कानून ले आते? इतनी देरी से क्यों? उत्तर प्रदेश बहुत पहले कानून ले आया है, लेकिन वहां तब भी तस्करी नहीं रुकी है। तो जो मौजूदा कानून है उसके साथ साथ अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पर जो नया बिल आएगा उस बिल के अंदर संबंधित अधिकारियों की, विभाग की, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां तय होने का काम होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सख्ती के साथ हमने इस प्रकार के अपराध को रोकने का प्रयास किया, काम किया, और सजा तक भी हमने लोगों को पहुंचाने का काम किया है। परंतु देखने में आया भी जो कई सारे हमारे सीमावर्ती राज्य है, जिनकी सीमाएं हमारे कुछ जिलों को टच करती है, वहां पर भी इस प्रकार के अपराध होने का काम होता है। तो इसके अंदर एक व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम को व्यापक तौर पर अन्य राज्यों के ऊपर भी उसके संबंधित प्रावधान लागू हो, ऐसे भी कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता है, जो कि अभी कर रहे हैं। क्योंकि देखने में यह आया कि इस प्रकार की जो तस्करियां होती है, सामान्यतः वो दो राज्यों की जहाँ सीमा में ज्यादा काम होता है, क्योंकि बगल के राज्य शुरू हो जाता है। जो इंदौर का मामला है ना सिसोदिया जी, जो इंदौर का मामला है वो सीमा दूसरे राज्य से नहीं आया, आपके ही राज्य में बुरहानपुर खंडवा में बन रही थी शराब और वहां इंदौर में पहुंचाई है। और इंदौर कलेक्टर ने जिस तरह से कहा है कि यदि आबकारी अधिकारी और थाना प्रभारी और क्षेत्र का बीट प्रभारी सोच लें तो एक बोतल भी अवैध शराब नहीं बिक सकती है। मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ। बुरहानपुर सीमा पे तो है, बुरहानपुर महाराष्ट्र की सीमा पे है। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ, इसका बेसिक चीज समझना पड़ेगा, तकनीकी समझना पड़ेगा। तकनीकी इसके अंदर यह है कि वे लोग सीमा के ऊपर इस प्रकार के अवैध निर्माण का काम करते हैं, और जब मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ने जाएगी तो वो महाराष्ट्र में पहुंच जाएंगे, महाराष्ट्र की आएगी तो वो मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। इस प्रकार से दो राज्यों के बीच में जो कानूनी पेचीदगियां है उसका लाभ ही इस प्रकार के माफिया लोग लेते हैं। तो आने वाले नए कानून के अंदर इस प्रकार की पेचीदगियों का सॉल्यूशन होते हुए कठोरतम प्रावधान करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं समझता हूं जी मुख्यमंत्री जी जो इस काम को कर रहे हैं
वो साधुवाद के पात्र है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर तुरंत इस कानून पर लागू होना आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से ये माफिया सरकार से बड़ा होने का अपने आप को बताने का काम कर रहा है, इसको कुचलने का काम भी हमारी सरकार करेगी। पिछली सरकार कमलनाथ जी की सरकार में आपने खुद ने देखा, हमने सुना था कि कमलनाथ जी की सरकार के एक मंत्री उमंग सिंघार जी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाते थे, उनकी पार्टी के नेता के ऊपर, कि ये शराब माफिया से पैसा लेने का काम करते हैं। तो आज अगर हम इस प्रकार का बिल लाने का काम करते हैं तो सबसे पहले पेट में अगर मरोड़ उठेगी किसी को तो वो दिग्विजय सिंह जी को उठेगी। क्यों? क्योंकि उनके कनेक्शन वहां जुड़े हुए हैं उन शराब माफियाओं से। क्यों? कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात उमंग सिंघार ने कही थी, उस समय पे कही थी जब वो उनकी सरकार में मंत्री थे। कमलनाथ जी के मंत्री के रूप में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर सरेआम भी आरोप लगाया था। हम भी यही बात कर रहे हैं। पांडे जी से आपके आरोपों का जवाब लें। इससे पहले पांडे जी, मैं एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। आशुतोष नवल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मंदसौर से। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले राम पांडे जी कह रहे हैं कि आप लोगों की पेट में मरोड़ उठेगी यदि कानून बनेगा, और दूसरी बात यह है कि कानून बनने भर से क्या आपको लगता है कि अवैध शराब और तस्करों पर लगाम लग जाएगी? जी, पहले तो इनको ये बताना चाहिए था कि वर्तमान में जो कानून है वो क्या है और जो बनने जा रहा है वो क्या है, दोनों में क्या अंतर है। दूसरी बात है, जी अभी आप अपना मुंह बंद रखिए। आप जब जवान चला रहे थे मैं शांत था, मैं बोल रहा हूँ सिसोदिया जी मुंह बंद रख लिए, टैप लगा दो इनके मुंह पर। पांडे जी शालीनता से मैं उनको रोक रहा हूँ। देखिए, शालीनता से बात करिए, प्रावधान सुन लीजिए। अरे आप बात तो कीजिए, आप बहस शुरुआत ही ऐसी कर देते। मैं जब भी आपके चैनल पर आता हूं, आप बीजेपी को सुनते हैं, कांग्रेस को नहीं सुनते। अरे आप भी तो सुन रहे हैं, आप ऐसी बात कर देते हो, सामने वाले को भड़का देते हो। मैं रोक रहा हूं ना उनको, आप बोलिए ना, आपकी बात पूरी कीजिए। कब आपको रोका? बात कीजिए पूरी। पांडे जी आपकी आवाज, जी बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो जरा इनका मुंह बंद रखने की थोड़ी सी आप ध्यान रखना। तो बात यह है कि आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरकार किस तरह से बनी है। कोरोना काल में बनी है, जब देश में कोरोना से लोग मर रहे थे, तब ये विधायकों को बंद करके बेंगलोर में थे, वहां ये खरीद फरोख्त करके सरकार बनी है। और वो पैसा किसने दिया है? ये शराब माफियाओं ने पैसा दिया है। जब शराब माफियाओं ने पैसा दिया है तो फिर ये सरकार शराबियों की और शराब माफियाओं के फेवर में रहेगी। और इसका आपने बताया भी है, देखा भी है। कोरोना काल में जब भी व्यवसाय खुलने की बात आती थी, दुकान खुलने की बात आती थी, तो सबसे पहले ये शराब की दुकानें खोलते थे। ज्यादा देर तक कौन सी दुकान खोलना है, तब ये शराब दुकान खोलने की बात करते थे। और ये जहरीली शराब से केवल अभी मंदसौर इंदौर में लोग नहीं मरे हैं, उसके पहले उज्जैन में मरे, मुरैना में मरे, भिंड में मरे। मतलब सैकड़ों लोग जहरीली शराब से पी पी कर मर रहे हैं। और इन्होंने हर जगह जांच बैठाई। उज्जैन में वरिष्ठ IAS राजेश राजोरा जी, उन्होंने जांच की। उस जांच में क्या आया, किस किस को सजा हुई, उन्हें यह बताना चाहिए। क्योंकि जांच में कौन है? सारे भारतीय जनता पार्टी के माफिया हैं। सारे भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा दे रहे हैं वही लोग हैं। और कानून से क्या होगा, आप रोज देख रहे हैं, रोज मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने बलात्कार के बाद उन्हें जिंदा जलाकर उनको नहर में फेंका जा रहा है। तो क्या इस पे बलात्कार पर कानून नहीं है? फांसी का कानून है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में अपराधियों को डर नहीं है। आप अखबार उठाकर देख लीजिए, पूरे प्रदेश में रोज हत्याएं हो रही हैं। खासकर ग्वालियर चंबल में तो रोज हत्याएं हो रही हैं। क्या हत्या पर 302 तो नहीं है? पांडे जी, आप कानून के समर्थन में है कि नहीं है? कानून सख्त कानून ला रहे हैं जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसे के प्रावधान पर विचार चल रहा है, तो आप उसके फेवर में है कि नहीं है? अरे ये सरकार क्या बोलती थी? इन्होंने बोला था ना गाड़ दूंगा। वो किस बेसिस पर बोला था गाड़ दूंगा, टांग दूंगा? जब कानून नहीं था तो इन्होंने कैसे बोल दिया गाड़ दूंगा, टांग दूंगा? इन्होंने जो गाड़ने और टांगने का बोला था, तो ये व्यक्तिगत तो टांगेंगे नहीं। उसका मतलब ही ये होता है कि ये कानून के माध्यम से गाड़ेंगे और कानून के माध्यम से टांगेंगे। शिवराज जी ने कहा था कानून तो अपराधियों के लिए सख्त से सख्त होना चाहिए, लेकिन मेन बात है कि आपकी तो वही तो सिसोदिया जी कह रहे हैं कि कानून पर्याप्त नहीं है और सख्त का प्रावधान कर रहे हैं हम, और आप भी कह रहे हो कि सख्त प्रावधान होना चाहिए। बकवास कर रहे हैं,
ये बकवास कर रहे हैं। ये केवल जैसे ही लोग मरते हैं किसी न किसी कारण से, ये केवल बातें करते हैं, मुंह चलाते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। इनका पूरा भारतीय जनता पार्टी को 70-75 साल का इतिहास देखना, इन्होंने मुंह चलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। गौ को राष्ट्रीय पशु बनाओ, गौ बेचारा, गौ माता हमारी कचरा खा रही है रोड पर। आशुतोष जी, सरकार एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक आजीवन कारावास का प्रावधान किया था, फांसी का प्रावधान किया था, उन्होंने संशोधन किया है। मध्य प्रदेश में आजीवन कारावास का प्रावधान और फांसी का प्रावधान भी सरकार करने की विचार कर रही है और वे बिल लाने की तैयारी में है। इसमें यह रहेगा कि यदि किसी अवैध शराब पीने से, नकली शराब पीने से कोई अपंग हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है तो आजीवन कारावास, 10 लाख रुपए तक का प्रावधान दंड का, और ये दोनों के साथ साथ फांसी की सजा का भी प्रावधान करने जा रही, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, ऐसा प्रावधान किया है। तो आपको लगता है कि कानून में कमी थी कहीं, इस कारण शराब माफिया पनप रहा है मध्य प्रदेश में, या सरकार की इच्छा शक्ति और जो प्रशासनिक अमला है वो चाहता तो मौजूदा कानून में पर भी उन पर लगाम लगा सकता था? आशुतोष जी। श्रीमान जी, मेरा ऐसा कहना है कि शराब और जुआ सट्टा ये जो चीजें हैं सामाजिक बुराई है जी। इसके लिए सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, आबकारी विभाग अलग है ना, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इसकी बुराइयों से लोगों को दूर करने के लिए जो योजनाएं बनाना चाहिए, जो कार्रवाई होना चाहिए, वो नहीं की जा रही है। और चूंकि सरकार को राजस्व ज्यादा मिलता है तो महंगे ठेके उठने लग गए शराब के, तो शराब महंगी हो गई। और जो मजदूर आदमी है जो प्लेन और सफेद मसाला शराब पीता है, देसी शराब पीता है, उसको तो रोज चाहिए शराब पीने के लिए। वो दिन में 4-5 रुपए मजदूरी करके आता है तो उसको 50-60 रुपए में उसका क्वार्टर मिल जाए। लेकिन हालत ये है कि यहाँ 100-150 रुपए का क्वार्टर है तो वो मजबूरी में ब्लेकियों से शराब खरीदता है क्योंकि उसको वहां सस्ती मिलती है। और वो ब्लेकिये जो है वो जहरीली शराब बनाते हैं, नकली शराब बनाते हैं। लेकिन आशुतोष जी, अब तो एक नया मामला सामने आ गया है, ब्रांडेड कंपनी की शराब बार में मिल रही है, जहां तो महंगी और सस्ती का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि कोई बार में जाता है तो वो महंगी शराब पीने का सक्षम है। पर सर, वो बाहर वाले भी ज्यादा कमाने के चक्कर में इन ब्लेकियों से शराब लेते हैं जो नकली बना रहे हैं। जो देशी शराब बनाते हैं वो अंग्रेजी बनाते हैं। हमारे इलाके में कई बार फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, इसमें एमडी, रॉयल स्टेग और ब्लेंडर स्प्राइट जैसी शराब भी बनते हुए दिखी है, मिली है। उसके खोखे मिले हैं, उसके वो बारदान मिले हैं। और कल हमारे समीप अपने रतलाम के जावरा में भी एक फैक्ट्री पकड़ी है, सुजानगढ़ में। वहां भी इस तरह के मिले हैं, देशी के अलावा अंग्रेजी शराब के भी बारदान मिले हैं। तो क्या आपको लगता है कि बार बार ये पकड़े जा रहे हैं और जो कानून सक्षम नहीं है इस कारण ये छूट जाते हैं और फिर कार्रवाई करने लगते हैं, फिर अबे शराब का धंधा करने लगते हैं? कानून आबकारी एक्ट में बहुत सारे नियम हैं पर उन नियमों का पालन नहीं होता है, उन नियमों के तहत कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए हर बार आदमी बच जाता है। बिल्कुल सिसोदिया जी, नियम तो पहले से भी आपके पास सख्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आबकारी अमला, स्थानीय पुलिस की मिलीभगत रहती है, इस वजह से आप सख्त कार्रवाई नहीं कर पाते। और राजस्व की कीमत पर क्या लोगों को ऐसे ही मरने दिया जाए? मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं, जैसे अभी आशुतोष जी भी बता रहे थे कि जावरा के वहां भी एक फैक्ट्री पर ये मैं आपको टेक्निकली आपको चीज को समझना पड़ेगा। तकनीकी तौर पर क्या होता है कि जब दो राज्यों की जहां सीमा होती है वहां पर कई बार अपराध को लेकर दो जगह के कानून हो जाते हैं, दो राज्यों के कानून हो गए। स्वाभाविक है, अगर मान लो जावरा की बात करेंगे आप तो वहां आ जाएगा फिर क्या राजस्थान बॉर्डर आ जाती है उधर। हाँ, क्योंकि जो शराब का मामला है राज्य का मामला रहता है, इसलिए अलग अलग कानून है। कई जगह 25 साल की उम्र में शराब पीने का अधिकार दिए, कुछ जगह पे 21 साल में दिए, कुछ जगह 18 साल में दिए। तो सबने अपने अपने कानून बना रखे। बेचने के, बनाने के, तमाम तरह के विपणन के, निर्माण के, सब जगह के अलग अलग कानून है। और कई बार देखने में आया कि उन कानूनों की पेचीदगियों का लाभ लेकर शराब माफिया पनपता है। मैं बहुत सीधे सीधे कह रहा हूँ कि पेचीदगियों का लाभ न्यायालय में जब मामला जाता है तो वहां पर जो उस कानून के अंदर लेकुन है, उन लेकुन का लाभ लेके तकनीकी रूप से वो फिर बरी हो गया जाता है। तो उसको कड़ा प्रावधान हो, इस प्रकार की तकनीकी जो उसके अंदर लोचे हैं उन लोचों को ठीक करते हुए कैसे नया कानून सख्ती के साथ आए जिसमें इस प्रकार से तकनीकी लाभ आरोपी को न मिले, यही तो हम करने जा रहे हैं। और ये जब सख्ती के साथ हो जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हम इसे नकली शराब और अवैध शराब निर्माण का जो बिजनेस है, जो माफिया है, उस माफिया को खत्म करने में सफल हो पाएंगे। मेरा ऐसा भी मानना है कि देखिए कई बार क्या देखने में आता है कि जब कोई कानून बनता है तो उसको कानून तोड़ने का प्लान एक बहुत रैकेट होता है, वो सुनियोजित तरीके से कर लेता है। लेकिन सिसोदिया जी, चलिए आप सख्त कानून ला रहे हैं, सही बात है। सिसोदिया जी,
सख्त कानून से आप रोक लगा देंगे, लेकिन जो सिफारिशें आपकी जांच कमेटियां, आपने हर घटना के बाद जांच कमेटी बनाई, एसीएस होम को आपने उसमें उनकी अध्यक्षता में बनाई, उन कमेटियों की सिफारिशें तो आपने लागू नहीं की। यदि वो लागू कर देते तो शायद ये देखने को ना मिलता, जिसमें उन्होंने पहली सिफारिश ये भी थी कि शराब सस्ती कर देना चाहिए, महंगी, इस कारण बाहर के राज्यों से दूसरे राज्यों की सस्ती शराब लेने को लोग मजबूर हो रहे हैं। नहीं, देखिए इस प्रकार की जब सिफारिशें आती है ना कमेटियों की, उन्हीं सिफारिशों के बीच में से निकालकर किस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार होने का काम हुआ है, जिसमें उन सिफारिशों का समावेश भी कानून बदलने के रूप में किया गया है। सिर्फ एक सिफारिश ही नहीं है ये जो आपने बताई, हो सकता है एक सिफारिश, हाँ 10 सिफारिशें हैं उसमें। कानून के उसके अंदर कई सारे प्रावधानों के लेखनों में बताने का काम किया है, उसका मिसयूज करते हुए किस प्रकार। देखिए कानून की मंशा क्या है, मूल न्याय का, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये है कि दोषी छूटे ना और निर्दोष फंसे ना। तो इस वजह से हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी ट्रायल बेस्ड प्रक्रिया है। हर चीज का ट्रायल होता है, कोई भी प्रकरण बनता है उसके बाद न्यायालय में उसका ट्रायल होता है। उस ट्रायल के अंदर निर्दोष फंसे ना, उस चीज का लाभ कई बार ये माफिया लोग ले लेते हैं अपनी चतुराई से, तकनीकी रूप से। वो लाभ इनको न मिले, इस बाबत हम कानून में बड़ा संशोधन करने का काम कर रहे हैं, उसमें हम सफल होंगे। आप हम सब देखेंगे कि आने वाला समय में अबकारी अधिनियम में व्यापक अमूलचूल परिवर्तन होंगे और कठोरता आएगी, दंड के प्रावधान बढ़ेंगे। और इसमें एक बात और देखने में आई, इतने बड़े लोग इसके माफिया होते हैं कि वे पकड़ से बाहर रहते हैं, वो दूर रहते हैं, उनके कर्मचारी, उनके सर्वेंट्स, उनके नौकर चाकर पकड़ाते हैं, उन्हीं पे मुकदमे बनते हैं, वो बरी हो जाते हैं। तो वो कौन पकड़ेगा सिसोदिया जी, कौन पकड़ेगा? सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पकड़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। उन लोगों को पकड़ने के लिए तो हम कानून बना रहे हैं, और उस कानून को बनाने के पहले ही कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वो लोग सब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो माफिया कांग्रेस के दिग्विजय। कहाँ दर्द हो रहा है? राम पांडे कह रहे हैं कि अच्छी बात है, कानून बनना चाहिए, सख्त कानून तो होना ही चाहिए। राम पांडे जी से बोलिए ना, वो बोले कि दिग्विजय सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। शिवराज सिंह जी अगर कल संशोधन कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, ये बोले कांग्रेस समर्थन करे शिवराज सिंह चौहान जी का, नहीं कर रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है ना। कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले कौन आए विरोध में? दिग्विजय सिंह जी आए ना, वही दिग्विजय सिंह जी ना जिनके ऊपर उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि ये क्या पांडे जी सिर्फ सख्त कानून की जरूरत है या एक जन जागरूकता अभियान की भी जरूरत है? शराब का एक ऐसा मुद्दा है कि राजस्व को लेकर जब भी ये बात की जाती, चाहे आपकी सरकार रही हो 15 माह की, आपने भी दुकानें बढ़ाने की बात की और बड़े शहरों में खासकर, और आउटलेट खोलने की बात की, तो शराब का एक ऐसा मुद्दा है कि दोनों दल एक साथ क्यों नहीं जाते? शराब ऑनलाइन मिलेगा, ये कांग्रेस ने किया था, बताइए इनको। पांडे जी जी हाँ, ये नपुंसक हैं या हिजड़े हैं, ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अब तो इनकी सरकार है ना, वही उमंग सिंगार ने जो बोला था तब कमलनाथ जी की सरकार थी, अब 1.25 साल से इनकी सरकार है, तो दिग्विजय सिंह जी पर ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधा सा मतलब है, ये लोग महान नौटंकीबाज हैं और ये लोग महा झूठे हैं, और मिलावटखोरी पर आप हम सब जानते हैं, ये जो जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं ये मिलावट से मर रहे हैं। मिलावट में रासुका लगती है, आबकारी कानून कुछ भी हो, मिलावटखोरी कानून में रासुका लग सकती है, जिंदगी भर के लिए जेल जा सकते हैं, राजद्रोह का मामला बन सकता है। तो आपके पास मिलावटखोरों पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपने कई अपने आईएएस अधिकारियों के अंडर में जहां जहां जहरीली शराब से लोग मरे थे, आपने जांच शुरू की, उन जांच के परिणाम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी ईमानदार अधिकारी। पांडे जी, लगता है आपकी आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सिसोदिया जी, चूंकि समय भी कम है इसलिए आप इसका जवाब दीजिए। सरकार आपकी है, तो यदि राम पांडे कह रहे हैं दिग्विजय सिंह को लगता है कि आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह संरक्षण दे रहे हैं, तो कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है? मौजूदा कानून भी सक्षम है, फिलहाल तो उस पर कार्रवाई कीजिए जब तक नया कानून आए। निश्चित तौर पर इसके अंदर एक प्रावधान ये भी आ रहा है कि जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी तक ये प्रावधान नहीं था, अब आने वाले कानून में आ रहा है, तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी जेल के नीचे में होंगे। चलिए, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, राम पांडे जी का भी और सिसोदिया जी की। आशुतोष जी, कानून ला रही है सरकार, कानून उत्तर प्रदेश में भी आया है और मध्य प्रदेश में एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही सरकार, सख्त मतलब उसमें फांसी की सजा के प्रावधान पर भी विचार चल रहा है। तो आपको लगता है कि ये कानून आ जाएगा तो ऐसी मौतों पर रोक लग जाएगी? नहीं, मेरा ऐसा कहना है, मैं मंदसौर से
प्रतिनिधित्व करता हूँ और पिछले 25 से ज्यादा सालों से मंदसौर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। 1985 में, हेलो जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हेलो, बोलिए बोलिए आशुतोष जी। 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनडीपीएस एक्ट लागू किया था, क्योंकि हमारा जिला मंदसौर नीमच जिला अविभाजित था और उसमें अफीम और उसके सह उत्पादनों का तस्करी बहुत ज्यादा होती थी जी, है ना। लेकिन वो कानून लाने के बाद भी कोई कमी नहीं आ रही यहाँ से तस्करी की, अफीम की, डोडा चूरा की, स्मैक की, और तो चरस और गांजा भी बहुतायत में उपलब्ध है, हो जाता है। तो ऐसे कानून का तो उपयोग कानून उतना असरकारक तब तक नहीं होगा आशुतोष जी जब तक कि जिम्मेदारों, जो प्रशासन तंत्र है, जो कार्रवाई करता है, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे चर्चा के लिए शामिल होने। तो कानून बना देने से सिर्फ कोई भी कार्रवाई, कानून बनाने से कोई भी अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो किसी तरह का भी सख्त कानून हो। फांसी की सजा के प्रावधान होने के बाद भी देश में गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या फांसी की सजा का प्रावधान अवैध शराब बेचने वाले तस्करों के लिए भी कर दिया जाएगा तो क्या तस्करी बंद हो जाएगी? इस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो कानून पहले बने हैं वो उतने कारगर नहीं हैं। उसके लिए आपको अफसर तंत्र को भी, नौकरशाह को भी जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी, जिम्मेदारी फिक्स करना पड़ेगी कि यदि आपके क्षेत्र में अवैध तस्करी, अवैध शराब बिकती है तो आप भी जिम्मेदार होंगे, आप पर भी कार्रवाई होगी, तब कहीं जाकर ये कारगर साबित होंगे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।